आकाशवाणी का ये पोर्ट ब्लेयर केंद्र है। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका, इस विषय पर लीजिए सुनिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव IPS से की गई बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 निकट आ चुका है। पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इस बाबत काफ़ी कुछ तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कि शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो सके। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका, इस संदर्भ में बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव IPS। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी श्रोताओं की ओर से आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि विदित है कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की एक अहम भूमिका होती है और खासकर चुनाव के वक्त कानून व्यवस्था बनाए रखने में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। तो इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे सर कि किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, चल रही हैं। देखिए, आपने जैसा पहले ही रेखांकित किया है कि अंडमान व निकोबार पुलिस की एक बहुत ही अहम भूमिका रहेगी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने में, और इसका एक गौरवशाली इतिहास भी रहा है। पहले भी हमने बहुत सक्षमता से इस कार्य को अंजाम दिया है। तो पूरी तरह से मैं आशान्वित हूँ कि इस बार भी हम लोग बहुत निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ पे करवाएंगे। जहाँ तक पुलिस की भूमिका का सवाल है, सबसे पहले हमें जो है मतदाताओं की सुरक्षा करते हैं, फिर चुनाव की क्षेत्रों की सुरक्षा जो जनरल सुरक्षा होती है, फिर जो विभिन्न चुनाव संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं उनका संचालन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इन्फोर्समेंट है। कई एजेंसियों के साथ हम लोग मिल के काम करते हैं, चाहे वो चुनाव की मशीनरी हो, चुनाव आयोग हो, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हों, और उसके अलावा बाकी और भी संबंधित अधिकारी होते हैं, तो सबके साथ हम मिल के काम करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय जो अर्धशासित बल हैं उनकी तैनाती भी की जाती है ताकि जनता में और भरोसा जताया जा सके और हमारे पास जो पुलिस बल है उसके साथ और पुलिस बल जुड़ सके। और इसके अलावा जो एक और जो चीज़ है वो है ट्रेनिंग का, कि हम लोग अपने लोगों को सतत ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो नई चीज़ों को समझें कि चुनाव में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ताकि जब वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें तो उन्हें अब पूरी तरह से अपने कर्तव्यों का पता हो। जी, बहुत ही अच्छी बात कि क्या क्या भूमिका है इस संबंध आपने बताया। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है और पहली जिम्मेदारी होती है पुलिस की, वो है मतदान केंद्रों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करना। तो इस जिम्मेदारी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले जो मतदान केंद्र हैं उनको जो विजिट की जाती है तो पुलिस अधिकारियों द्वारा भी की जाती है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मिल के करते हैं, ताकि जो चुनाव आयोग के जो मानदंड हैं उसके हिसाब से वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई हैं या नहीं। कुछ महिला बूथों का भी निर्माण किया गया है। फिर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया जाता है कि वहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा और संरक्षा के उपाय लिए गए हैं या नहीं। उसके बाद वहाँ पे तैनाती का होगा कि किस तरह की संवेदनशीलता है, उस हिसाब से वहाँ पे स्टाफ की तैनाती की जाती है। और इसके अलावा कई जो मतदान केंद्र हैं उनको हम लोग CCTV से भी कवर करेंगे। कई जो जगहें हैं वहाँ पे हम बाहरी बलों को भी तैनात करेंगे। तो जो संवेदनशीलता होती है या सुरक्षा की जो हम लोग ऑडिट करते हैं उसके हिसाब से ये तैनाती होती है कि चुनाव में कहीं बाधा नहीं हो और चुनाव पूरी तरह से जब मतदाता अपने घर से निकले और मतदान केंद्र में वोट डाल के घर पहुँचे तो वो पूरी तरह सुरक्षित हो और पूरी तरह से बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से अपना
मतदान दे सके। जी, वैसे जब चुनाव की घोषणा होती है तो देखा जाता है कि अराजक तत्वों की जो गहमा गहमी है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के तत्वों की निगरानी के लिए किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो इलाके के जो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, जिनका पुराना इस तरह चुनाव में इतिहास रहा हो गड़बड़ी फैलाने का, और जो पोटेंशियल जो ट्रबल मॉन्गर्स हो सकते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले हम लोग उनको चिन्हित करते हैं और उन पे हम लोग कार्रवाई करते हैं, चाहे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो और नहीं तो सब्सटेंटिव कार्रवाई हो। फिर जो दूसरी एक चीज़ होती है कई बार कि शराब का या ड्रग्स का या पैसे का इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल हो सकता है, तो ऐसी किस जगह पे इस तरह की संभावनाएं हैं तो उनको हम लोग चेक करते हैं। इसके बाद जो हम लोग जो विभिन्न लेयर्स में अपने स्टाफ को बाकी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलके मैदान में उतारते हैं 24/7 बेसिस पे, जिसमें कई बार फ्लाइंग स्क्वाड होती है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होती है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम होती है। फिर जो बाहरी बल मिलता है उसके साथ हम लोग कभी रोड मार्च करते हैं, कभी फ्लैग मार्च करते हैं और एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज करते हैं ताकि जनता में विश्वास पैदा हो और जो अराजक तत्व हैं उनमें खौफ पैदा हो। तो पूरी तरह से ये एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहाँ पे सबको ये लगे कि शांति और जो निष्पक्ष चुनाव पूरी सरकार का, पूरे चुनाव आयोग का एक सबसे जो अहम कदम रहेगा और उसमें जो पुलिस है वो पूरी तरह से सजग है और पूरी तरह से उसके लिए कार्यान्वित है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। जैसा कि आपने कहा कि आकाश से भी ये सारी चीज़ की सुविधा दी जा रही है, सुरक्षा दी जा रही है। जानना चाहेंगे कि जो मोबाइल सेवा है, मोबाइल पार्टी है, उस तरफ की ओर आप कितना ध्यान दे रहे हैं? देखिए, जो पेट्रोलिंग होती है तो या तो हम फुट पेट्रोलिंग करते हैं या मोबाइल पेट्रोलिंग करते हैं। चूँकि आजकल एरिया ज़्यादा हैं, लोग भी मोबाइल ज़्यादा हैं, तो पुलिस मोबाइल पार्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके पहले इनकी जो जिला, राज्य या थाने स्तर पर इनका प्रशिक्षण करवाया गया है और उसमें हमने बताया है कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन किन चीज़ों की तरफ ध्यान रखना है कि वो चीज़ें हों या नहीं हों। और इसके बाद उनकी क्षेत्रों में तैनाती की गई है। उसके बाद उनके ऊपर सुपरवाइजरी अफसर रखे गए हैं, उनको जो वायरलेस सेट या मोबाइल सेट दिए गए हैं ताकि वो किसी भी घटना को तुरंत सीनियर अफसर्स को बता सकें। और जो स्टाफ की अदला बदली का भी एक प्रोविज़न किया गया है ताकि ये नहीं हो कि एक ही स्टाफ लगातार काम कर रहा हो। तो पूरी तरह से जितना भी हमारा द्वीप समूह का एरिया है जिसको हम मोबाइल से कवर कर सकते हैं, उसको कवर करने के लिए सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के अंडर में, सीनियर अफसर्स के अंडर में और उनकी पूरी देखरेख में इन मोबाइल पार्टीज का गठन किया गया। जी, आजकल देखा जाता है कि जो सोशल मीडिया है काफ़ी उसका बोलबाला है, हर तरफ फैला हुआ है। तो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर नज़र रखने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पे हमारे पास पहले एक साइबर क्राइम सेल थी और उसको अभी हमने जनवरी में ही साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाया जी। तो इसमें हमने अपने जो कर्मचारी हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से साइबर कमांडो में उनको ट्रेनिंग दी गई है। साइबर कमांडो के लिए आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब एग्ज़ाम किया गया पूरे देश भर का तो पहले 4 पोजीशन हमारे अंडमान निकोबार पुलिस के जो 4 पुलिसकर्मी थे, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थे, उनको मिली। इसके अलावा हमने साइबर वॉलंटियर्स के लिए भी कहा था ताकि जनता में भी हम इस तरह के लोग चुन सकें जो हमें अगर ऑनलाइन कोई चीज़ हो रही है उसके बारे में बता सकें। इसके अलावा सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। हमने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है कि अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन क्राइम हो रहा हो या फ्रॉड हो रहा हो तो उसके पहले ही आप लोग हमें सूचित कर दें। भारत सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर है 1930, वेबसाइट है cybercrime.gov.in, बट उसके पहले भी हम लोगों ने इस चीज़ का प्रोविज़न किया कि आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये साइबर सेल जो है ये एक्टिव रहेगा। हमने जिला और थाना स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको भी प्रशिक्षित किया है कि ताकि वो भी इस चीज़ को बता सके। तो जो भी पूरा साइबर सिक्योरिटी है या जो साइबर स्पेस है उस पे केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी काफ़ी ध्यान रखने को कहा है
तो हम लोग इस पे पूरी तरह ध्यान रखेंगे, ताकि अगर कोई र्यूमर फैलती है, कोई गलत बात फैलती है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सके, या कोई र्यूमर है उसको हम लोग खंडित किया जा सके, और सोशल मीडिया के जरिए कोई इस शांतिपूर्वक या निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में कोई व्यवधान पैदा न हो सके। जी हाँ, काफ़ी कुछ तैयारियां आपने की है सर, और किस किस तरह से तैयारी की है, थोड़ा सा श्रोताओं की तरफ से जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने अपने इंटरनल ऑडिट किया कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, किन संसाधन है उनकी ज़रूरत है, फिर वो संसाधन पुलिस बल को मुहैया करवाए गए। फिर इसके बाद जो ट्रेनिंग होती है, तो वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, तो वो ट्रेनिंग करवाई गई। फिर तीसरा जो होता है कि हमने ये असेस किया कि रिक्वायरमेंट, जो तैनाती की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी, कहाँ पे हमें आउटसाइड फोर्स चाहिएगी, कहाँ पे हमें फोर्स अपनी बाकी यूनिट्स से भेजनी पड़ेगी, सप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने पूरी अपनी फोर्स की जो है डिप्लॉयमेंट का पूरा एक पैटर्न बनाया है। इसके अलावा जैसे वायरलेस सेट है, जो मैंने अभी डिफरेंट स्पेशल टीम्स बनाई उनको है, जो हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग जो मैकेनिज्म है उसको हमने एक्टिवेट किया है, ताकि हमें कोई भी बात की तुरंत सूचना मिल सके। और जो अपराधियों पे जो मैंने कहा कि वो भी हमने अपने कार्रवाई की है कि कौन अपराधी जिनके वारंट्स नहीं एग्जीक्यूट हुए हैं, तो जो पुराने और जिन पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, तो उनको भी चिन्हित करके लगातार हम उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। जी हाँ सर, अब जानना चाहेंगे कि जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है, तो इसके लागू होने के बाद पुलिस की मुख्य भूमिका क्या होती है? देखिए, जैसे ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता लगती है, तो पुलिस की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये संहिता कई तरह के जो सामाजिक, नैतिक और कानूनी जो मानक होते हैं उनको स्थापित करती है। और उसमें पुलिस के दो काम होते हैं कि एक तो स्वयं भी पालन करना होता है, और एक कि दूसरे लोगों से भी उसका अनुपालन करवाना होता है जी। तो इसके लिए हम लोग निगरानी रखते हैं पूरे क्षेत्र में, और अगर जिस आचार संहिता के उल्लंघन में हम कार्रवाई कर सकते हैं उसके बारे में हम अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं। जिसके बारे में हम कार्रवाई करने के लिए हमें अधिकार नहीं है, उसके बारे में जो अधिकार युक्त जो इकाई है उसको इस बारे में बताते हैं। और इसके अलावा जो ये आचार संहिता है उसके बारे में लोगों को भी शिक्षा देते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, चाहे वो जनता के हों, क्योंकि जब तक एक शिक्षित और जो सजग समाज और जो जनता जो कि पुलिस और प्रशासन के साथ नहीं होगी, तब तक इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का न पालन करवा पाएंगे और न हमें इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। जी हाँ, सही कहा आपने सर। तो थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर चुनाव हो रहे हैं तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो बेसिकली दो लोगों के लिए बनाया गया है। एक तो जो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं तो वो राजनीतिक पार्टियां हैं या निर्दलीय लोग हैं, और दूसरे जो अधिकारी लोग हैं, चाहे वो अधिकारी पुलिस के हों चाहे प्रशासन के। तो इन दोनों लोगों को जो चुनाव आचार संहिता है उसका पालन करना होता है, और इसके उल्लंघन के लिए कानूनी सजा का प्रावधान है। जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें जो मेन बात है कि जो कहा गया कि मनी मसल इन पावर का उपयोग नहीं होना चाहिए, जनता को लुभाने के लिए कोई इस तरह का गलत हथकंडा नहीं अपना सकते हैं, और अपनी कार्रवाई में पारदर्शिता रहनी चाहिए। जो आदर्श और नैतिकता है उसका पालन हमें करना होगा। जो चुनावी प्रक्रिया में मान लीजिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है, या जो पोस्टर्स का इस्तेमाल है, या जो प्रचार के घंटे समय तय किया गया उस समय सीमा का पालन है, और कितने लोग एक साथ किसी रैली में जा सकते हैं, किसी जुलूस में जा सकते हैं, सभाओं के संचालन के लिए भी नियम बनाए गए हैं। तो सब तरह का मैं यही कहूँगा कि जो राजनीतिक दल हैं या जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको पालन करना चाहिए, और हम पुलिस पूरे प्रशासन के साथ मिलके हमको न केवल आचार संहिता का पालन करना चाहिए स्वयं, बल्कि ये सुनिश्चित भी करना चाहिए कि बाकी लोग भी इस आचार संहिता का पालन करें, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न किए जा सके। जी हाँ, जानना चाहेंगे सर कि आपके विभाग द्वारा कितने पुलिसकर्मियों को और पदाधिकारियों को चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात किए जाने की गुंजाइश है?
देखिए, अभी तो नामांकन किया जा रहा है, तो मैं आपको एक फिगर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना पुलिस का बल हमारे पास है उनको हम पूरे चुनाव की प्रक्रिया में तैनात कर सकें, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे जो नॉन एसेंशियल स्टाफ है उनको भी फील्ड में लाया जाए। और उसके अलावा हम लोगों ने भारत सरकार से चुनाव आयोग के द्वारा ये अनुरोध किया है कि हमें अर्धसैनिक बलों को भी दिया जाए, ताकि उनको भी हम अपने जो बल है उनके साथ लगा के, चाहे वो गार्डिंग ड्यूटी के लिए हो, चाहे काउंटिंग की सुरक्षा के लिए हो, चाहे चुनाव मतदान केंद्र है उनकी सुरक्षा के लिए, तो उनको भी लगाया जा सके। तो जो अधिकतम संख्या में हमारे जो पुलिसकर्मी और पदाधिकारी आप देखेंगे कि वो चुनाव प्रक्रिया में तैनात रहेंगे, ताकि चुनाव के दौरान सुरक्षा और जो शांति है उसकी पूरी गारंटी न केवल जो उम्मीदवार हैं उनको दी जा सके, बल्कि आम जनता को भी दी जा सके। जी हाँ, बहुत बढ़िया। जानना चाहेंगे सर कि क्या कोई संवेदनशील मतदान केंद्र है? अगर ऐसा है तो वहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए वहाँ पर किस तरह से और कुछ सावधानियाँ बरती जाएंगी? जी देखिए, जो संवेदनशील होते हैं, जो वल्नरेबल होते हैं, वहाँ पे न केवल ज़्यादा स्टाफ की तैनाती की जाती है, बल्कि हम लोग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे सीसीटीवी की भी व्यवस्था की जाती है। वहाँ पे पहले से हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, जो अपराधी तत्व हैं या जो हमारी इंटेलिजेंस की मैकेनिज्म है उससे हम पता करते हैं कि कौन लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं, किन बातों की गड़बड़ी तो पे फैल सकती है, तो उससे हम लोग असेस करते हैं पूरी चीज़ों को। तो इनमें ये होगा कि इनकी जो स्टाफ होता है उनकी ब्रीफिंग की जाती है। फिर जो आम जनता है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं, ज़्यादा उनसे वार्तालाप किया जाता है। तो कुल मिला के कई कदम उठाए जाते हैं कि जो संवेदनशील हैं या जो वल्नरेबल माने जाते हैं उन जगहों पे शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव हो सके। जी हाँ, आदर्श आचार संहिता के बारे में आपने बताया कि आम पब्लिक को भी किस तरह से इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और क्या अपील करना चाहेंगे आप आम नागरिकों से? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, चुनाव जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एलिमेंट है वो जनता है जी। तो उनकी जो शांति बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें, अपना जो वोट है उसका इस्तेमाल बहुत ही सजग और जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से करें। मैं कहूँगा कि सब लोग वोट करें जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। कोई भी अपराध या कोई उन्हें संदेह हो तो उसके बारे में पुलिस को तुरंत सूचित करें, ताकि हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करके और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और समय पे केंद्र पे पहुँचें। जो उनको निर्देश दिया जाए कि जिस तरह से उनको लाइन में खड़े रहना है या जो डिसिप्लिन बनाए रखना है, जो उनको अपने पहचान पत्र लेके आने चाहिए वो पहचान पत्र उनके साथ रहे। किसी भी तरह की हिंसा या अशांति न खुद फैलाएं, न कोई बहस या झगड़ा करें और न उस चीज़ का हिस्सा बने। जी हाँ, एक बात जानना चाहेंगे कि ये जो आदर्श आचार संहिता है, जब कोई इसका उल्लंघन करता है तो श्रोताओं की तरफ से जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्रावधान है, किस तरह से कार्यवाही की जाती है? देखिए, जो आदर्श आचार संहिता है इसके उल्लंघन के लिए कई तरह से और कई जो कानून है उनमें कार्रवाई हो सकती है। कई बार हम लोग आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। कई बार हम सीआरपीसी के प्रिवेंटिव सेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जी। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसमें किया जाता है। अगर कोई सोशल मीडिया या ऑनलाइन कुछ इस्तेमाल कर रहा है तो इवन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसके जो प्रोविजंस हैं उनके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। तो कानूनों का एक बहुत बड़ा एक दायरा है जिसके तहत ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस तरह का वायलेशन है, किस तरह का उल्लंघन है, उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है। जी हाँ, काफ़ी कुछ विस्तार से आपने जो पुलिसकर्मी है उनकी क्या कर्तव्य है उस बारे में बताया। थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि जब ये चुनाव के दौरान उन्हें और क्या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, क्या अपेक्षा रखते हैं और उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले अंडमान निकोबार पुलिस जो है वो हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। हमारी पुलिस सिटीजन सेंट्रिक है, तो जो सामाजिक संवाद है वो पुलिस कर्मियों को कहा गया है कि उसको और मजबूत कीजिए और उस पर विशेष ध्यान दीजिए। जो स्थानीय निर्वाचन
अधिकारी हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे जो वोटर्स हैं, जनता हैं, उनके साथ आप मिल के चलें ताकि उनकी सहयोग हम लोग इस चुनाव में ले सकें। उसके अलावा जो कहा जाता है कि पोलाइट बट फर्म, सख्ती और निष्पक्षता, ये आदेश दिया गया है कि वो किसी भी तरह से कोई भी राजनीतिक गतिविधि में नहीं पड़े और निष्पक्षता और सख्ती से अपना काम करें और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके मैसेज दें। संवेदनशीलता, कई हमारे बुजुर्ग जाएंगे, महिलाएं जाएंगी और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने कर्तव्य का निर्वहन में उनकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ। तो जो पुलिस है उनको कहा गया है कि सेंसिटिव रहें, अगर कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं तो समझें और उसका समाधान करने में भी, चाहे अगर खुद कर सकें नहीं तो प्रशासन के माध्यम से करें। उसके अलावा अगर कोई सेक्शन ये सोचता है कि उनको सुरक्षा की गारंटी चाहिए या सुरक्षा के लिए कोई विशेष मेजर्स चाहिए, कहीं पे उनको लगता है तैनाती हो या कुछ हो, तो सीनियर अफसर्स खुद जाएं और उन बातों को समझें और समाज के साथ मीटिंग करके इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि सबको सुरक्षा की गारंटी मिल सके। जी हाँ। और अंत में चूंकि तकनीक का ज़माना है तो चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे सर्वेलेंस हो, चाहे पेट्रोलिंग हो, तो सब में तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, चैट बॉट वगैरह का इस्तेमाल करके हम अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स के क्या प्रोविज़न होते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल भी हम लोग करने का सोच रहे हैं। अपनी गाड़ियों पे हम लोग GPS ट्रैकर लगाएंगे ताकि जो भी नियरेस्ट गाड़ी है वो उनको तुरंत मौके पे पहुंच सके। वायरलेस सेट्स का इस्तेमाल है जी। वो है। तो कई तरह की तकनीकी गैजेट्स का भी हम लोग सहारा लेके इन चुनावों को ठीक करवाएंगे। तो यही चीज़ें बार बार पुलिसकर्मियों को हर स्तर पे समझाई और सिखाई जाती है। जी हाँ। जानना चाहेंगे कि जब कभी कुछ घटना होती है तो कोई हेल्पलाइन नंबर है जो हमारे श्रोता जानना चाहें और उन्हें आप बताना चाहें? कई तरह की हेल्पलाइन हैं, लेकिन जो सबसे अहम हेल्पलाइन है, जो नेशन वाइड हेल्पलाइन है, वो है 112। आई रिपीट, 112। तो ये जो डायल 112 लोग याद करें, जो पहले डायल 100 होता था, तो अगर आप 112 जब आप डायल करते हैं तो कोई भी आपातकालीन स्थिति है उसके लिए आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है। तो चाहे आपको मेडिकल की हेल्प चाहिए, चाहे आपको फायर ब्रिगेड की हेल्प चाहिए, एम्बुलेंस की हेल्प चाहिए, पुलिस की हेल्प चाहिए, तो ये सारों को एक ही नंबर पे आप डायल करके, और इसका चाहे मोबाइल से डायल करिए, चाहे लैंडलाइन से डायल कीजिए, और तुरंत आपको जो भी संबंधित विभाग है उसको सूचित किया जाता है। अगर पुलिस के अलावा कोई है तो उसको सूचित किया जाता है और तुरंत आपको आपातकालीन सहायता मिलेगी। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमारे श्रोता पुनः ये नंबर नोट कर ले, 112 112। सर, चलते चलते हम यही जानना चाहेंगे कि बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं उससे हमें अवगत कराया, तो आम जनता से आप और किस तरह से सहयोग की अपेक्षा करते हैं? देखिए, एक भारतवासी होने के नाते और चूंकि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक मिनी इंडिया है, तो मैं ये चाहूँगा कि हम जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और जो टैगलाइन है चुनाव की इस बार की, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो हर जो वोटर है वो अपने आप को गर्वशाली समझे और इस चुनावी प्रक्रिया में ज़रूर भाग ले। और ख़ास तौर पे हम लोग युवाओं पे भी ये फोकस कर रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो 18 साल के बने हैं उनको भी कहा जा रहा है कि मेरा पहला वोट देश के लिए। तो जो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने, चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल हैं उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि चुनाव में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक करवाने में हमें मदद करें, प्रशासन की और पुलिस की। और बाकी जितने प्रशासन के विभिन्न अंग होते हैं उनमें हम लोग आपस का अच्छा कोऑर्डिनेशन रख के और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे द्वीप समूह के लोग किसी भी तरह के भय के बिना, किसी भी तरह की परेशानी के बिना, किसी भी तरह की समस्या के बिना अपना वोट स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से दे सकें। बहुत खूब सर, आपने बहुत ही एक अच्छा संदेश भी लोगों को दिया है। तो आज आपने समय दिया, कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें बुलाया, क्योंकि ऐसा
अवसर मिला जहां पे हम जनता को बता पाए कि इस चुनाव में क्या उन्हें करना चाहिए और क्या पुलिस और प्रशासन उनके लिए कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका। श्रोताओं, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव IPS से की गई बातचीत। भेंटकर्ता थी ललिता तिक्का, संयोजन मीना प्रकाश का था। वह कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर केंद्र से प्रसारित किया गया।